हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। तो भाई आपका है 10 दिसंबर को फिजिक्स का एग्ज़ाम, टर्म वन का। अब आप लोगों ने रिवीजन तो कर ली, लेकिन जब तक आप मॉक टेस्ट नहीं दोगे, वो भी नए पैटर्न पे, तब तक आपको वो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, ना ही आप एग्ज़ाम में अच्छे से स्कोर कर पाओगे और क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाओगे। तो उसी के लिए मैं आपके लिए आज फर्स्ट मॉक टेस्ट लेके आया हूँ, जिसमें आपको ये भी पता चल जाएगा कि कौन सा चैप्टर आपका वीक है, कौन सा ठीक है, और किसके क्वेश्चंस आप अच्छे से कर पा रहे हो, किसके नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। यह आपका जो है कंप्लीट पेपर हम सॉल्व करेंगे, और आप पोज करके खुद से भी सॉल्व कर सकते हो, फिर जो है आप सॉल्यूशन देख सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं भाई। यहाँ पे सेक्शन ए में 25 क्वेश्चंस हैं, ठीक है। आपको एक्चुअल में 20 अटैम्प्ट्स करने हैं, बी में 24 हैं तो 20 अटैम्प्ट्स करने हैं, सी में 6 हैं उसमें से 5 करने हैं। हर एक क्वेश्चन इक्वल मार्क्स का है, इसका मतलब आपको अगर किसी क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम लग रहा है तो उसकी वजह से पेपर नहीं छोड़ना है, पहले पूरे पेपर से गो थ्रू होना है आपको। मतलब कोई ऐसा क्वेश्चन ना रहे जो आपने पढ़ा ही ना हो, बाद में पता चले वो आपको आता था, आप पढ़ते ही मार्क कर सकते थे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम पूरा पेपर सॉल्व करेंगे क्योंकि ये मॉक टेस्ट है, तो एक भी क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने कि टू पार्टिकल एक्स एंड वाई हैज़ इक्वल चार्ज आफ्टर बीइंग एक्सेलरेटेड थ्रू द सेम पोटेंशियल डिफरेंस एंटर अ रीजन ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, डिस्क्राइब सर्कुलर पाथ। जब भी आपका एक चार्ज एंटर करता है मैग्नेटिक फील्ड में तो सर्कुलर पाथ में घूमता है। तो कह रहा है अगर उनका सर्कुलर पाथ का रेडियस r1 r2 है तो फिर उनका रेशियो ऑफ मास क्या होगा, ठीक है। तो आप सबको पता है यहाँ पे अगर आप बात करेंगे जो आपका वो जो मैग्नेटिक फोर्स होता है क्यू वी बी जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है आपका, किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, सेंट्रिपिटल फोर्स, मतलब mv² के। तो यहाँ एक वी से वी कट जाएगा, तो आप देख सकते हो कि जो आर है वो है mv/क्यू बी। जो यहाँ पे आर आ रहा है वो आपका आ रहा है mv/क्यू बी। तो आप खुद ही बताओ, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एम के, तो r1/r2 बराबर होगा m1/m2 के। तो आपका आंसर यहाँ पे थर्ड आ जाएगा कि दोनों के मास का रेशियो x/y का वो r1/r2 के इक्वल यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हम कलर चेंज कर लेते हैं। ये ठीक है। चलो सेकंड क्वेश्चन आपके सामने है कि 3 वायर्स आर कैरिंग करंट, दिखा रखा है 3 वायर्स करंट कैरी कर रहे हैं। तो कह रहा है कि क्यू पे रिजल्टेंट फोर्स आपका क्या रहेगा। तो ज़रा आप मुझको एक बात बताओ, जब दो वायर्स सेम डायरेक्शन में करंट लेके जाते हैं तो वो क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, और जब अपोजिट में होता है करंट, ऐसे या ऐसे अपोजिट में, तो वो क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी इसको अट्रैक्ट करेगा, पी जो है एक तरीके से पी इसको अट्रैक्ट करेगा क्यू को अपनी तरफ, और आर जो है वो भी अट्रैक्ट करेगा। अब ज़्यादा कौन सा है, 60, तो ये आर की तरफ एक रिजल्टेंट फोर्स फील करेगा जो कि इसके राइट में है, तो आंसर आ जाएगा सेकंड, टुवर्ड्स राइट। थर्ड क्वेश्चन देखो भाई। थर्ड क्वेश्चन में ये कह रहा है कि सेंसिटिविटी मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर की आप कैसे बढ़ा सकते हो। तो यहाँ पे आप करंट सेंसिटिविटी की बात करो तो वो आपका होता है BAN/K, और वोल्टेज सेंसिटिविटी बात करो तो BN/KR। तो अब आप देखो, इंक्रीजिंग नंबर ऑफ टर्न से बिल्कुल बढ़ेगी सेंसिटिविटी, डिक्रीजिंग नंबर ऑफ टर्न से नहीं बढ़ेगी, उसका डिक्रीजिंग एरिया नहीं इंक्रीजिंग एरिया से बढ़ रही है। तो आपका आंसर सिर्फ क्या आ जाएगा, फर्स्ट वाला आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे सेकंड में कह रहा है इफ 2% ऑफ द मेन करंट इज टू बी पास थ्रू गैल्वेनोमीटर ऑफ रेजिस्टेंस G, तो शंट कितना लगाना पड़ेगा। मतलब ये अगर आपका G है, इसके अगर आप ऐसे पैरेलल में शंट लगाते हो S, तो ये कह रहा है आपसे कि शंट कितना हो कि अगर I करंट आ रहा है तो इसमें से सिर्फ 2% का मतलब है I/50 जाए, और बाकी 49/50 I वो इसमें से जाए।
तो आपका रेशो क्या रहना चाहिए रेजिस्टेंस का, तो आई का रेशो उल्टा होता है, ठीक है। तो अगर इसका जो है वो रेजिस्टेंस जी है, अगर इसका रेजिस्टेंस जी है तो शंट का कितना होना चाहिए, ठीक है। तो अगर इसका जी है एक तरीके से, तो है कितना ये 1:15 का करंट का रेशियो क्या है भाई 49/50 तो 49:1 है। तो अगर ये 49 है तो ये कितना आना चाहिए Z/49 जो है ये शंट का रेजिस्टेंस आना चाहिए। तो ये फर्स्ट है, ठीक है। आप ऐसे रेशियो से कर सकते हो। जितना करंट देखो, करंट 49 टाइम्स है जितना गैल्वेनोमीटर से, तो रेजिस्टेंस 49 टाइम्स कम होगा, ठीक है, सिंपल। उसके बाद नेक्स्ट में कह रहा है टू लॉन्ग कंडक्टर्स सेपरेटेड बाय डिस्टेंस d कैरी करंट I1 and I2 in same direction, they exert force F on each other. Now the current is increased 2 times and the direction is reversed. Distance is also increased to 3d. तो न्यू वैल्यू ऑफ फोर्स उन दोनों के बीच में बतानी है। अभी हमने सेकंड क्वेश्चन भी यहाँ पे देखा था कि अगर दो उसके बीच में सेम वो है, मतलब सेम डायरेक्शन में करंट है, तो वो अट्रैक्ट करेंगे दोनों वायर्स, और अगर अपोजिट में है तो आपका वहाँ पे क्या हो जाएगा, वो दोनों रिपेल करेंगे। तो यहाँ पे उनके बीच में दो वायर्स के बीच में फोर्स के लिए फॉर्मूला होता है। अगर आपको डायरेक्टली याद है तो बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है। तो वहाँ पे आपका जो फॉर्मूला होता है, अगर दो आपके वो हैं उनके बीच में क्या होता है भाई, ये आपका होता है μ0 अपॉन 4 पाई 2I1I2/R। ये आपका फॉर्मूला होता है 2I1I2/R। अब यहाँ पे ये कह रहा है करंट जो है इंक्रीज कर दिया, एक में डबल कर दिया, और डिस्टेंस जो है वो 3 कर दिया। तो आपका जो नया फोर्स है वो क्या होगा, पुराने का 2/3, और अगर पुराना F है तो नया आएगा -2/3F। तो भाई आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, फर्स्ट जो है यहाँ पे हो जाएगा ए ऑप्शन। अगला कह रहा है व्हेन द करंट थ्रू अ सोलेनॉइड इंक्रीजेज एट कांस्टेंट रेट, तो इंड्यूस्ड करंट क्या होगा। देखो भाई करंट बढ़ा रहे हैं तो इंड्यूस्ड करंट भी बढ़ेगा, और इंड्यूस्ड करंट अपोजिट होता है करंट के, तो ये आएगा आपका फोर्थ ऑप्शन, इंक्रीजेज विद टाइम एंड अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ करंट। ये कह रहा है मैग्नेट इज अलाउड टू फॉल थ्रू अ मेटल रिंग, तो एक्सेलरेशन के साथ क्या होगा, नॉर्मल जो जी है उससे। तो भाई आपकी एक मेटल रिंग है, उसमें से एक मैग्नेट गिर रहा है, तो अगर उसका नॉर्थ पास आ रहा है तो ये नॉर्थ बनाएगा क्योंकि अपोज करेगा, रिपेल साउथ आएगा तो साउथ बनाएगा। तो रिपेल करेगा, रिपेल करने से जी की वैल्यू घट जाएगी, तो लेस देन जी, सेकंड आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला कह रहा है स्टेट कंडक्टर ऑफ लेंथ 0.4 मीटर इज मूव्ड विद द स्पीड ऑफ 7 मीटर पर सेकेंड परपेंडिकुलर टू इट्स मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। सब दे रखा है भाई, बस आपसे फॉर्मूला लगा रहा है। जो ईएमएफ होता है मोशनल ईएमएफ वो होता है BVL। तो BVL आपको लगाना है यहाँ पे, बी दे रखा है 0.9, वेलोसिटी दे रखी है 7, तो 7 9 63, 6.3 लेंथ दे रखी है 0.4, तो यहाँ पे 63 को 6.3 को आप 0.4 से करेंगे तो आपका कितना आंसर आ जाएगा, यहाँ पे आपको वही मार्क करना है। तो ये आ जाएगा आपका 4 3 12, 1 6 4 24, 25, ये 2 के बाद 2.52 भाई आपका थर्ड आंसर आ रहा है, ठीक है। प्यारा सा छोटा सा क्वेश्चन था। अगला कह रहा म्यूचुअल इंडक्टेंस दो सोलेनॉइड का, तो भाई आपका फॉर्मूला होता है इसका सिंपल सा कि वो किसके बराबर होता है आपका, फॉर्मूले में आता आपका वो N1 N2 के, तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और लेंथ के इन्वर्सली। मतलब एक तरीके से यहाँ पे आपसे वो भी नहीं पूछा है उसने कि वो क्या होता है, रिलेशन क्या है, आपसे डायरेक्टली फॉर्मूला भी नहीं पूछा उसने, ठीक है। तो उसने आपसे पूछा क्या है भाई, वो आपसे कह रहा है कि ये बताओ डिपेंड किस किस पे करेगा। बाकी मैं आपको फॉर्मूला भी बता देता हूँ। म्यूचुअल इंडक्टेंस का ये होता है आपका μ0 N1 N2 A/L, अगर L सेम है तो। अब L अलग है तो आपका N1 N2 L1 L2 इन दोनों पे डिपेंड करेगा, और आपका ओरिएंटेशन पे तो डिपेंड करेगा ही कि वो कैसे ओरिएंटेड हैं एक दूसरे से।
अगला कह रहा है अगर एंगुलर स्पीड ऑफ रोटेशन ऑफ आर्मेचर अगर डबल कर दी जाए तो ईएमएफ। तो भाई ईएमएफ जनरेटर के अंदर होता है, फॉर्मूला आता है NAB ओमेगा साइन थीटा। तो ये कह रहा है ओमेगा को कर दिया डबल तो भाई ईएमएफ भी हो जाएगा डबल, तो आपका ट्वाइस हो जाएगा फर्स्ट। ठीक है, फिर से कलर चेंज कर लेते हैं, ये भी सही है। ये कह रहा है इंडक्शन फर्नेंस किस पे, तो भाई इंडक्शन फर्नेंस हो गई पुराने बिजली वाले मीटर का, वो जो मीटर घूमता था मेटेलिक सा, अब भी आता है वो, कुछ बाइक्स में आता है, वो हो गया आपका। उसके अलावा आपका ये गैल्वेनोमीटर में वो ऑसिलेशंस रोकने के लिए हो गया, ब्रेक्स, मैग्नेटिक ब्रेक्स ट्रेन में, तो इन सब में आपका जो है एडी करंट की एप्लीकेशन है। तो इंडक्शन फर्नेंस इस तरीके से हीट करते हैं मेटल, वो होता है आपका ब्लॉक्स, उनको पिघला के अलॉय वगैरह बनाने के भी काम आता है इंडक्शन फर्नेंस। ये कह रहा है एक ट्रांसफॉर्मर है जो वोल्टेज को 220 से ले जाता है 11,000 पे, तो अगर प्राइमरी में 100 टर्न्स थे तो सेकेंडरी में कितने होंगे। तो भाई गैल्वे उसके लिए आपका ट्रांसफॉर्मर के लिए फॉर्मूला आपको पता होगा कि VS/VB बराबर होता है NS/NP, और इसका उल्टा करंट होता है। तो आपको वो प्राइमरी में दे रखा है 220, ये 220 है, ये दे रखा है 11,000, और आपका NS दे रखा है 100, आपको NP निकालना है। तो यहाँ पे आप देखो 2 0 से 2 0 कट गई। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ये हो गया, ऐसा ही होगा क्या, कुछ तो गड़बड़ है भाई, कुछ तो गड़बड़ है। ये कह रहा है प्राइमरी, अरे सेकेंडरी में डाल दिए भाई, यही तो गड़बड़ है। ये आपका 100 है, तो अब देखो ये 0 से 0 गई आपकी, और ये 22 से आपका जो है ये देखो फॉर्मूला पता चल गया आपको। तो 11,000 अपॉन आपका 220, ये बराबर है आपका किसके, NS जो हमें निकालना है, और 100। तो भाई ये 0 से 0 कट गया आपके, 22 से गया 11, तो ये आपको आ जाएगा, कितना जाएगा, 22 से ये 110 जाएगा, ये 5 पे, और 2 0 ये रही, एक इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 5000 आ रहा है, फर्स्ट ऑप्शन 5000। आपका ये कह रहा है एक LCR सर्किट को AC सोर्स से कनेक्ट किया गया, रेजोनेंस पे फेज डिफरेंस क्या होगा। तो भाई आपका रेजोनेंस पे फेज डिफरेंस पूछ रहा है। भाई यहाँ पे आपको जो रेजोनेंस होता है वो होता है जब XL बराबर हो XC, तो इम्पिडेंस वगैरह निकालोगे और आप फाई निकालोगे तो वो आपका कितना आएगा, सिर्फ रजिस्टर बेस्ड होगा सर्किट, मतलब 0 आएगा, तो आपका 0 होगा यहाँ पे फेज डिफरेंस। ये कह रहा है इलेक्ट्रिक डाइपोल जो उसको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया, थीटा एंगल है, तो बताओ स्टेबल इक्विलिब्रियम में थीटा क्या होगा, 0 होगा, अनस्टेबल में 180 होगा, और मैक्सिमम के लिए 90 होगा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स पूछ रहा है, भाई इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिपेंड करता है Q एनक्लोज्ड पे, और सब में Q ही एनक्लोज्ड है, चाहे सरफेस कैसा भी हो। तो इस सेम फॉर ऑल द फिगर, गॉस लॉ, फर्स्ट चैप्टर। उसके बाद ये कह रहा है 2 पॉइंट चार्जेस आर प्लेस्ड एट सम डिस्टेंस। ठीक है, 2 पॉइंट चार्जेस था, एक Q एक 2Q, दोनों को ऐसे रखा गया, ये मान लो Q है, ये 2Q है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट द लोकेशन ऑफ QBE, यहाँ पे अगर E है तो आपके एट द लोकेशन ऑफ 2Q यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, ये आपका सवाल है। तो अब ये बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड टेस्ट चार्ज की वजह से नहीं, मेन चार्ज की वजह से होती है। तो यहाँ पे Q पे 2Q की वजह से है, और 2Q पे जो है वो Q की वजह से आएगी, तो वो आ जाएगी E/2, क्योंकि Q जो है वो आधा है 2Q के। उसके बाद ये कह रहा है कंसिडर द चार्ज कॉन्फ़िगरेशन एंड द spherical Gaussian surface as shown in figure when calculating the flux of the इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसमें भाई आपका गॉसियन सरफेस में फ्लक्स निकालना हो तो गॉस लो, Q एनक्लोज्ड, मतलब आपका ये Q एनक्लोज पे डिपेंड करेगा, जो यहाँ पे आपका क्या है भाई, अगर इसमें बात करोगे तो वो Q1 और -Q1 है। कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर किस पे डिपेंड करती है, तो भाई फॉर्मूला होता है C = ε0 A/D। तो ये मीडियम पे
एरिया ऑफ प्लेट्स और डिस्टेंस सेपरेशन बिटवीन प्लेट्स, तो यहाँ पे फोर्थ कंफर्म है, ठीक है, जिस पे ये डिपेंड करेगी। उसके बाद 19 पोटेंशियल ऑफ टू प्लेट इतना है, चार्ज इतना है, तो भाई सिंपल सा कैपेसिटेंस पूछ रहा है, क्यू बाई वी होता है, क्यू आपका 40 कुलाम, ये आपका है 10, तो ये आपका आ जाएगा 4 फैरड, 4 फराड आपका यहाँ पे हो जाएगा। ये कह रहा है चार्जेस 5 माइक्रोकुलाम 10 माइक्रोकुलाम को 1 मीटर पे रखा है, तो वर्क डन टू ब्रिंग दीज चार्जेस एट अ डिस्टेंस ऑफ 0.5 मीटर फ्रॉम ईच अदर। कह रहा है 1 मीटर पे रखे हैं, ये मान लो 5 का 10 का रखा है, ये 5 का रखा है, ये 10 का रखा है, ये 1 मीटर पे है, इसको यहाँ पे लाने में कितना काम करना पड़ेगा ये आपसे पूछ रहा है। तो सिंपल सा भाई आपको वर्क डन का फॉर्मूला लगा देना है ए से बी पे, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है, क्यू डी वी वाला, या तो वो लगा दो कि पोटेंशियल कितना चेंज हो रहा है, या फिर एनर्जी का भी लगा सकते हो कि एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा यहाँ पे। तो इसमें आप क्या करोगे, एक को स्टेबल रख के दूसरे को लाने में पोटेंशियल में कितना चेंज आ रहा है वो इंटू आप वो कर दो चार्ज, क्यू इंटू चेंज इन पोटेंशियल। तो चेंज इन पोटेंशियल आपका क्या आएगा, पहले पोटेंशियल कितना था, मान लो 10 की वजह से निकाल लो 5 पे, तो ये आपका आ जाएगा के क्यू वन क्यू टू बाय आर, के क्यू वन क्यू टू बाय के क्यू बाय आर, क्या आएगा भाई, के क्यू बाय आर। अब यहाँ पे आपका के क्यू बाय आर, तो आर 1 मीटर है, हम माइनस करोगे के क्यू आर बाय 2, क्योंकि डिस्टेंस आपका हो गया आधा, डिस्टेंस आधा हो गया तो पोटेंशियल बढ़ जाएगा ट्वाइस, तो ये आपका आ जाएगा 2, 2 में से 1 माइनस करोगे आएगा के क्यू आएगा, सिर्फ के क्यू वन मान लो इसको, ठीक है, इनटू आप क्यू करोगे तो ये आएगा के क्यू वन क्यू टू। अब के होता है आपका, अब देखो पूरा इरेज कर रहा हूँ मैं, के होता है आपका 9 इंटू 10⁹ इंटू आप दोनों इनसे कर दो 10 और 5 से, 10 इंटू 5 और माइक्रो कुलाम थे दोनों, तो 10⁻12 -6 तो ये आपका आ गया 10 5 ये 9 5 45 कुछ आ रहा है, तो मैं चुपचाप से आंसर भी लगा सकता हूँ, बाकी आप चेक भी कर सकते हो। 45 हो गया, ये 10⁻10 इंटू 10⁻−2, देखो फिर भी यही आ रहा है, ठीक है। उसके बाद आपका कह रहा है 3 पार्टिकल ईच हैविंग चार्ज ऑफ 10 माइक्रोकुलाम, उनको इक्विलेटरल ट्रायंगल के कोने पे रख दिया, ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर, तो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी सिस्टम की। तो भाई ये आपका एक सिस्टम है, यहाँ चार्ज है, यहाँ बनाया होगा, तो मान लो सबसे पहले इसको लेके आए तो कोई काम नहीं करना पड़ा, इसको लेके आए तो इसकी वजह से काम करना पड़ा हमें, ठीक है। 10 उससे 10 माइक्रोकुलाम का है, ये 10 है आपका, तो वर्क डन क्या आ जाएगा आपका, के क्यू वन क्यू टू बाई आर, ये यहाँ पे करना पड़ा इसको, जब इसको लेके आए तो इसकी वजह से तो 2 बार और ऐसा काम करना पड़ा, तो 3 के क्यू वन क्यू टू बाई आर। अब जो है यहाँ पे रख लो, तो वैल्यूज़ रख लो सबकी, देखो फॉर्मूला 3 के क्यू वन क्यू टू बाई आर, अब मैं वैल्यूज़ रखने जा रहा हूँ, तो ये आपकी के की आ जाएगी 10⁻−20 वो सॉरी 9 इंटू 10⁻9, और इसका करोगे तो 10 और ये 10⁻−12, और अपॉन में आपका आर जो कि है 10 सेंटीमीटर, तो मीटर में करोगे तो 0.10, मतलब आपका एक 10 ऊपर ही जा रहा है। तो यहाँ पे देखो 10⁹9 10 11, एक नीचे से आप 12 ये कट गया, और इंटू आपका 3 था, तो 9 3 27, यहाँ पे 27 आपका आंसर आ रहा है, ठीक है, 27 आपका थर्ड वाला। उसके बाद आपका कह रहा है किरचॉफ लॉ, तो भाई किरचॉफ का फर्स्ट लॉ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे होता है, सेकंड आपका कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे होता है, ठीक है। तो आपका फर्स्ट लॉ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, वाइल सेकंड, फर्स्ट ही मेरे को बढ़िया लग रही है, सही लग रही है। उसके बाद आइडेंटिफाई द मटेरियल, तो मेकिंग कॉइल ऑफ रेजिस्टेंस बॉक्स, तो भाई इसके लिए मैग्नेटिन यूज़ होता है आपका थर्ड। उसके बाद कह रहा है मेजरमेंट पोटेंशियल के लिए पोटेंशियोमीटर क्यों प्रेफर होता है, तो भाई वो नल पॉइंट मेथड पे काम करता है, मतलब वो कोई करंट नहीं लेता सर्किट से। अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस 4 ओम
इज स्ट्रेच टू, अगर एक वायर है 4 ओम रेजिस्टेंस का, उसको स्ट्रेच कर दिया ट्वाइस इट्स ओरिजिनल लेंथ, तो रेजिस्टेंस ऑफ स्ट्रेच वायर वुड बी, तो एक वायर है जिसका 4 है, आर रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है रो एल बाय ए, और अगर एल से 2L कर दिया तो रेजिस्टेंस भी ट्वाइस हो जाएगा, और ये 4 है तो उसके बाद आपका क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो सेक्शन बी की बात आ जाती है। सेक्शन बी में आपका पहला है फील्ड से, ये कह रहा है कि वर्टिकल कंपोनेंट अर्थ मैग्नेटिक फील्ड का वो √3 टाइम्स है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के, और मुझे पता है वर्टिकल अपॉन हॉरिजॉन्टल, उसमें आपका बी तो कट जाता है, क्या रह जाता है आपका, ये होता है बी वी होता है बी कोस, सॉरी बी होता है आपका बी साइन डेल्टा, और ये होता है आपका बी कोस डेल्टा, तो बी से बी तो कट गया, साइन अपॉन कोस डेल आपका आ जाएगा यहाँ पे 10 डेल, तो 10 डेल की वैल्यू आपकी आ रही है 60, सॉरी √3, तो √3 किस पे होता है 60 पे, तो एंगल ऑफ डिप यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा 60 आ जाएगा भाई। उसके बाद अगर आगे चलो, ये कह रहा प्रोटॉन अल्फा पार्टिकल ये एंटर करते हैं परपेंडिकुलर यूनिफॉर्म फील्ड के सेम वेलोसिटी में, फ्रीक्वेंसी की बात ये कर रहा है, तो भाई फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला उसी से निकाल सकते हो जो निकाला था हमने, तो टाइम पीरियड होता है इसका 2πm/क्यूबी, इसको उल्टा कर दो तो फ्रीक्वेंसी आ जाएगी, एक तरीके से 1/न्यू के बराबर है फ्रीक्वेंसी इसकी उल्टी। तो अब ये कह रहा है कि अगर सेम वेलोसिटी फ्रीक्वेंसी बतानी है, अगर मास दे रखा है तो कैसे दे रखा, मास चार्ज और मास दे रखा है, ठीक है, तो चार्ज यहाँ पे आपका उसका होता है 4 और प्रोटॉन का 1, ठीक है, इस तरीके से आप वो कर सकते हो, 1:4 मास का रेशो है, और चार्ज का रेशो 1:2 का है। तो यहाँ पे अब हम न्यू निकालने जा रहे हैं भाई, न्यू क्या आएगा आपका, रेशो निकालना है उसका, अगर है 2π अल्फा पार्टिकल का 4m/2 क्यूबी, तो उसका है आपका 2π, मास 1 ही है और चार्ज भी आपका 1 ही है, तो ये सब कट जाएगा, ये आ गया आपका 2:1, तो यहाँ पे आपका फ्रीक्वेंसी ऑफ 2:1 मतलब आपका x की वैल्यू, x टाइम है प्रोटॉन का, तो मतलब x की वैल्यू 2 ट्वाइस है आपकी। अगला कह रहा है रेक्टेंगुलर लूप करंट आई सिचुएटेड नियर अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर सच डेट द वायर इज पैरेलल टू वन साइड, ऐसे तो भाई आई अगर एक करंट है एस्टेब्लिश किया है, तो करंट की वजह से क्या होती है फील्ड, तो ये इसको अट्रैक्ट करेगा, मतलब ये आपका मूव करेगा टूवर्ड्स द वायर, ये ऐसे मूव करेगा, अट्रैक्ट होगा सेम डायरेक्शन की वजह से। फिर ये कह रहा है पॉइंट वेयर मैग्नेटिक फील्ड 0, तो भाई मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए राइट हैंड फिंगर रूल है, तो इस वायर की वजह से आपका ऐसे राइट हैंड के अंगूठा रख के निकालोगे तो इस पे बाहर आएगा, इस पे ऐसे अंदर की तरफ, या नीचे बाहर, इस पे ऐसे। अब इस वाले वायर की वजह से निकालोगे तो आपका ये फिंगर इधर जाएंगी, इस पे भी इधर जाएंगी, नीचे इस तरफ आएंगी, इस तरफ आएंगी, तो अब देखो ये P और R पे कैंसिल होके 0 हो रहा है, S पे नहीं हो रहा, उसने 0 का ही पूछा था, तो थर्ड ऑप्शन P एंड R। उसके बाद कह रहा है एरोप्लेन फ्लाइंग हॉरिजॉन्टली फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट विद अ वेलोसिटी इतनी, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड वो इतना है, एंगल ऑफ डिप इतना है, पोटेंशियल डेवलप्ड अक्रॉस द एंड्स ऑफ द विंग। तो भाई ये एक काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, यहाँ पे ये आपसे कह रहा है, क्या कह रहा है अब, इसको ध्यान से देखना है, एरोप्लेन फ्लाइंग इतनी वेलोसिटी है आपकी, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, फील्ड निकालनी है आपको। देखो आपको क्या करना, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना, और मोशनल ईएमएफ में बताया था BVL होता है, तो आपको B जो है वो चाहिए, V और L आपको दे रखा है, बस फील्ड चाहिए। फील्ड जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और एंगल ऑफ डिप है। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट से आपको वर्टिकल कंपोनेंट निकालना है, क्योंकि वही हमारा परपेंडिकुलर है उसके मोशन के, और वही कंट्रीब्यूट करेगा ईएमएफ में। तो भाई चलो शुरू हो जाते हैं। तो यहाँ पे आपका B की वैल्यू है, तो उससे B निकाल लेंगे BH से, तो वो आ जाएगा कॉस, उससे डिवाइड हो जाएगा, और cos 30 की वैल्यू होती है हाफ, तो इसका ट्वाइस हो जाएगा, मतलब 10 × 10⁻⁴ 10⁻⁻3, ये B आ गया, और इसको हम अगर साइन उससे मल्टीप्लाई करेंगे,
अब जो है उल्टा कर दिया हमने ऐसा लगता है, चलो दोबारा कर लेते हैं, क्या दिक्कत आ गई। तो यहाँ पे भाई बी एच होता है आपका कॉस, तो बी आ जाएगा वहाँ से बी एच अपॉन कॉस डेल, और कॉस 30 आपका होता है √3/2। तो भाई ये ऊपर 2 जाएगा 10⁻³ ये आ रहा आपका। अब इसको आप मल्टीप्लाई करोगे साइन 30 से, साइन 30 आपका होता है हाफ, तो ये आपका आ जाएगा 5/√3 इंटू 10⁻⁻, कितना आ जाएगा 10⁻³ था, अभी हाफ हो गया। ठीक है, तो ये आपका आ रहा है एक तरीके से, एक 10 को दोबारा लाओगे 5 सेम, हाँ, तो ये बाय√3 आ गया, बस बाकी सारी चीज़ सेम है। तो आपका जो फील्ड जो है वो क्या हो गई, बाय√3 हो गई, दिस बाय√3। तो अब निकाल लेते हैं, BVL लगाना है, तो बी वी वेलोसिटी आपकी 900 किलोमीटर पर आवर है, तो इसको मीटर पर सेकंड में कर लेंगे, 5/18 से मल्टीप्लाई करके, 18×5 = 50, 250 मीटर पर सेकंड। तो 250 मीटर पर सेकंड आपका जाएगा, तो इंटू 250, और आपका ये अब आ जाएगा 250 आ गया, और एल लेंथ आपकी 20 मीटर। तो ये आपका यहाँ पे आ रहा है, इसको सोल्व करना है आपको। तो ये 5×2 = 10, 100 से 2 जीरो कट गई, 10⁻², एक इससे कट गई, तो ये आपका आ गया 10⁻⁻1। तो 10⁻⁻1 मतलब आपका 2.5/√3। तो हमारा फाइनल आंसर आ रहा है 2.5/√3। इससे डिवाइड करोगे आपको पता चलेगा आंसर लगभग 1.44 आ रहा है। अगला देखो, ये कह रहा है एक फिगर दिखाया गया है, इसके अंदर एक स्क्वायर लूप है, एल ऑफ साइड 5 सेंटीमीटर विच इज़ कनेक्टेड टू अ नेटवर्क ऑफ रेजिस्टेंस, whole setup is moving towards right with constant speed 1 centimeter per second. At some instant part of L is in uniform field of 1 Tesla perpendicular to the resistance इतना है। तो यहाँ पे आप बताओ कि करंट क्या होगा। तो भाई पहले EMF निकालना, फिर EMF बराबर होता है I बराबर होता है EMF/R, V/R होता I, तो फिर आपका I निकल जाएगा। पहले BVL लगा के आप क्या निकाल लोगे, वो इंड्यूस्ड EMF, फिर E/R करके ये निकल जाएगा। ठीक है, तो आपका इफ रेजिस्टेंस ऑफ L दे रखा आपको, ठीक है, सर्किट का रेजिस्टेंस नहीं दे रखा, वो आपको निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे सर्किट का भी निकाल सकते हो आप। देखो ये इस तरीके का एक सर्किट दे रखा है, ये आपका व्हीटस्टोन ब्रिज है, तो 2 2 4 1 और 1 2 2 और 4, तो 4×2 = 8/6 ओम, तो ये इसका रिजल्टेंट है 4/3 ओम। और उसके बाद 1.7 है, तो 4/3 1.33, ये लगभग आपका 3 ओम जो है यहाँ पे आ रहा है। उसके बाद आपका फील्ड है 1 टेस्ला, वेलोसिटी 1 सेंटीमीटर पर सेकंड मतलब 0.01 मीटर पर सेकंड है। उसके बाद 5 सेंटीमीटर जो है वो उसकी साइड दे रखी है। तो अब बस आपको फॉर्मूले में वैल्यू रखनी है। तो BVL यहाँ पे निकालोगे तो V 0.01, तो मतलब 1/100, और आपका L है 5 सेंटीमीटर, तो ये आ गया BVL अपॉन R करोगे तो ये आ रहा है लगभग 3। तो इसको जो है आपको सॉल्व करना है, तो ये आ जाएगा आपका 5/3। 5/3 आपका होता है 1.20, तो 6 इंटू 10⁻⁻4, तो एक तरीके से आ गया 166 इंटू 10⁻⁻6 माइक्रो एम्पियर। तो 166 हमने भी अप्रोक्सीमेशन यूज़ किया है, लगभग 170 के पास ये आ रहा है। उसके बाद ये देखो भाई, ये कह रहा है वेरिएशन बताओ ऑफ इंड्यूस्ड EMF विद टाइम इन अ कॉइल इफ शॉर्ट बार मैग्नेट, ये दिखा रखा है। तो इसके पास आएगा, अगर ये नॉर्थ पोल ऐसे पास आएगा तो भाई इसमें अपोजिंग EMF बनेगा। उसके बाद जब ये इसके पास आ जाए फिर अंदर चला जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा,
फिर उसके बाद डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। तो कुछ इस तरीके का यहाँ पे बनना चाहिए, आपका वेरी करना चाहिए टाइम के साथ। तो देखो सारे पॉजिटिव डायरेक्शन में हैं एक्सेप्ट दिस सेकंड नंबर जिसमें दोनों डायरेक्शन दिखाई, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। क्या कह रहे हैं, एन एसी सर्किट द वोल्टेज अप्लाइड इतनी है, रिजल्टिंग करंट इन द सर्किट इतना है। तो यहाँ पे देखो जो आपका फाई है वो -π/2, ठीक है, या फिर ऐसे कह सकते हो कि सिर्फ एक ऐसा सर्किट है जिसमें इंडक्टर है। तो आपका यहाँ पे फॉर्मूला क्या आ जाएगा पावर का, पावर जो है वो होती है आपकी E0I0/2 cos फाई आपका 90 और cos 90 ज़ीरो होता है, तो पावर भी ज़ीरो। एक प्योर इंडक्टर सर्किट आपका यहाँ पे दे रखा है। कोर ऑफ एनी ट्रांसफॉर्मर लैमिनेटेड क्यों होती है, टू रिड्यूस एडी करंट की वजह से एनर्जी लॉस, तो आपका ए जो है यहाँ पे हो जाएगा। ये कह रहा है कॉइल हैज़ रेजिस्टेंस 30 ओम, इंडक्टिव रिएक्टेंस जो है वो 20 ओम है। 50 हर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी पे एसी सोर्स 200 वोल्ट का हो और 100 हर्ट्ज़ हो तो कितने का जो है करंट आपको मिलेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले आपका देखो क्या निकाल सकते हैं हम। अब तो एक्सएल जो है वो होता है आपका ओमेगा एल के बराबर, मतलब आपका 2πfl के बराबर। तो यहाँ फ्रीक्वेंसी अगर 50 है तो आपका एक्सएल है 20, बाकी सब सेम है, इसको 50 से 100 कर दिया, ट्वाइस कर दिया, तो ये भी ट्वाइस हो जाएगा आपका 40 ओम। तो ये 40 ओम आपका रेजिस्टेंस आ गया वैसे, और 30 वैसे है, तो 40, ठीक है, और 30 अब हम यहाँ से इम्पीडेंस निकाल लेंगे। जेड बराबर लगा के √40 का स्क्वायर प्लस 30 स्क्वायर, तो ये आ रहा है जेड की वैल्यू आएगी 50। जेड की वैल्यू 50 आ गई, तो आपको जो है एसी के वोल्ट दे रखा, करंट क्या आएगा V/R, V/50, तो ये 5 4 ज़ा, तो आपका 4 एम्पियर जो है यहाँ पे आ गया। ये कह रहा है ए बी इज़ अ वायर ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन, गैल्वोमीटर दिखा रखा है यहाँ पे। ओके, ए सी तो रेजिस्टेंस आर, तो भाई इनका रेशो इक्वल होना चाहिए एट नल पॉइंट। ये आर और इसका और 80 और इसका, तो ये 20 है, ये 80 है, रेशो बराबर, तो ये भी बराबर, तो 20 ओम पे ही ये रेशो इक्वल हो सकता है। उसके बाद ड्रिफ्ट वेलोसिटी किन किन बातों पे डिपेंड करती है, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है वो फॉर्मूला होता है I = वडीना। तो क्या VD जो है वो I पे डिपेंड करती है, मैग्नीट्यूड ऑफ करंट करती है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पे, उसके बाद लेंथ ऑफ वायर पे, और क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर। तो यहाँ लेंथ ऑफ वायर है जो इसके अंदर नहीं आ रहा वडीना के अंदर। तो कौन सा कैरेक्टरिस्टिक है विच द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इलेक्ट्रॉन डिटरमाइंस द करंट इन अ कंडक्टर। तो करंट के टाइम पे सिर्फ ड्रिफ्ट वेलोसिटी वो आती है, थर्मल वेलोसिटी तो वैसे ही ज़ीरो हो जाती है, ओवरऑल उसका कोई वो नहीं रह जाता, तो यहाँ पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी अलोन। उसके बाद 2 चार्जेस आर एट अ डिस्टेंस ऑफ d अपार्ट इफ अ कॉपर प्लेट ऑफ थिकनेस d/2 अगर ला दी जाए, तो एक तरीके से देख चार्ज यहाँ पे है, एक चार्ज जो है वो यहाँ पे है, दूसरा यहाँ पे, बीच में एक ऐसी वो कर दें, ठीक है, एक तरीके से यहाँ पे कॉपर प्लेट का के इनफाइनाइट होता है, तो यहाँ पे ऐसी वो कर दी कि इंटरेक्ट ना कर पाए, तो फोर्स क्या हो जाएगा भाई, ज़ीरो हो जाएगा। कह रहा है इनफाइनाइट लाइन चार्ज प्रोड्यूसेस अ फील्ड ऑफ इतना, लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होगी, तो लीनियर चार्ज है जिसकी वजह से फील्ड दे रखा है, तो फॉर्मूला होता है आपका फील्ड का λ2πε0r। तो लैम्डा यहाँ पे निकालना है, बाकी सब उधर चला जाएगा। तो ये 2πε0re, इसमें वैल्यू रखनी पड़ेगी, तो 2πε0re इसमें वैल्यू रखेंगे,
तो रख देते हैं 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का तो हमें पता ही है, तो 2 से डिवाइड कर लेंगे, तो ये हमारे पास आ गया, ये हमारे पास आ गया 2 था, डिवाइड कर दिया, तो ये 4.5 इंटू 10⁻⁹ उसके बाद 2 पाई एप्सिलॉन आर आपका डिस्टेंस, तो 2/100 इंटू आपका इंटू आपका 2 पाई एप्सिलॉन नॉट रख दिया, आर रख दिया, और फिर आएगा ई, तो 7.182 वगैरह कुछ है आपका, तो यहाँ पे ये आपका आ गया। तो कितना आ रहा है यहाँ पे आप खुद ही देख लो, तो ये 2 1 ये आपका 50 20 पे, वो 2 पे काट रहे हैं, 50 पे गया, ये 10 5 ये 9 5, ठीक है, तो ये आपका आ गया 9/10, तो आपका ऊपर ये 7.82 को 9 से करना और आपको आंसर मिल जाएगा। 9 से करोगे, 9 2 18, 9 8 72, 73, 7 9 63, 70, 7.038 मतलब 4, तो ये आपका फोर्थ ऑप्शन आ रहा है। 10 की पावर आप देख लेना, क्लोज आंसर्स हैं इसीलिए। यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी ऑब्टेन्ड बाय लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ई डॉट डी एल करते हैं, तो ये आपका फ्लक्स, फ्लक्स की यूनिट यहाँ से है न्यूटन कूलॉम। तो यहाँ पे देखो भाई, फ्लक्स की यूनिट क्या है यहाँ से, दोबारा देख लेते हैं, तो ये है आपका फ्लक्स की आ जाएगी, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की न्यूटन पर कूलॉम, फिर लेंथ की मीटर, तो न्यूटन पर कूलॉम मीटर नहीं ऑप्शन में, कोई बात नहीं, हमें पता है न्यूटन मीटर पर कूलॉम, और न्यूटन मीटर क्या होता है आपका जूल, तो जूल पर कूलॉम ऑप्शन नंबर 3। उसके बाद है एंगल बिटवीन इक्वी पोटेंशियल सरफेस एंड लाइन ऑफ फोर्स, तो इक्वी पोटेंशियल सरफेस और लाइन ऑफ फोर्स होता है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, और दोनों होते हैं परपेंडिकुलर, तो 90। एंड इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन हाई पोटेंशियल रीजन लोअर से हायर में, तो उसका जो है वेलोसिटी में एक इंक्रीज आएगा ही आएगा, क्योंकि लोअर से हायर में जा रहे हैं। टोटल कैपेसिटी ऑफ सिस्टम ऑफ कैपेसिटर, तो भाई रिजल्टेंट निकालना है, 2 और 2 सीरीज में 1, 1 और 1 पैरेलल में 2, 2 और 2 फिर सीरीज में 1, 1 और 1 लास्ट में 2 माइक्रोफैरड। उसके बाद अगली असर्शन रीजन कह रहा है, ड्यू टू 2 पॉइंट चार्जेज इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इक्वी पोटेंशियल कैन नॉट बी जीरो एट सम पॉइंट साइमल्टेनियसली, तो साइमल्टेनियसली दोनों ज़ीरो नहीं हो सकते 2 पॉइंट चार्जेस की वजह से, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, पोटेंशियल इज स्केलर क्वांटिटी, दोनों सही बात है, लेकिन एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा, तो बोथ ट्रू बट एक्सप्लेनेशन नहीं, तो सेकंड आ जाएगा। इनसाइड अ कंडक्टर इलेक्ट्रॉन्स हैव नो मोशन इन द एब्सेंस ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, तो होता है भाई मोशन, लेकिन ओवरऑल जीरो हो जाता है। इन एब्सेंस ऑफ पोटेंशियल एमएफ विल एक्ट ऑन द इलेक्ट्रॉन, तो करेगा भाई आपस में रिपेल तो करेगा, तो ये दोनों फॉल्स हैं। उसके बाद कह रहा है, इफ एन इलेक्ट्रॉन वाइल कमिंग वर्टिकली फ्रॉम आउटर स्पेस टचेज द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इट इज़ डिफ्लेक्टेड टुवर्ड वेस्ट, तो भाई सही बात है, अगर इस तरीके से एक इलेक्ट्रॉन आ रहा है, ये इसकी फील्ड है, अगर ये नॉर्थ है ये साउथ है, तो राइट हैंड रूल भी लगाएंगे हम, या फिर वो राइट हैंड रूल फ्लेमिंग्स का, तो करंट इस तरफ है क्योंकि इलेक्ट्रॉन इस तरफ आ रहा है, फील्ड है तुम्हारी ये नॉर्थ से साउथ की तरफ, ठीक है, फील्ड है तुम्हारे नॉर्थ से साउथ की तरफ, तो लगाओगे अगर फॉर्मूला, तो तुम्हारा फोर्स किस तरफ आएगा, वेस्ट की तरफ आएगा, हमेशा देख लेना। इलेक्ट्रॉन दोनों सही है, लेकिन एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा। उसके बाद कैपेसिटिव जो है वो ब्लॉक की तरह डीसी के लिए, और ऑफर्स इजी पाथ फॉर एसी। कैपेसिटिव रिएक्टेंस,
जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है फ्रीक्वेंसी के। तो दोनों सही बात है। और ये फ्रीक्वेंसी की बात कर रहा है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो यहाँ पे आपका दोनों एक्सप्लेन तो नहीं कर रहा कि ब्लॉक डीसी के लिए क्यों है, एसी के लिए क्यों नहीं है। ये आपका एक्सप्लेनेशन तो नहीं आ रही यहाँ पे। जो ये है, अब कैपेसिटिव अगर रिएक्टेंस की बात की जाए तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस होता है 1/ओमेगा c, 1/2 ओमेगा। नहीं तो ये ब्लॉक करता है एसी को, पास करता है हाई फ्रीक्वेंसी को। बात तो दोनों सही है, लेकिन फ्रीक्वेंसी से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होने का ये एक्सप्लेनेशन सही दे भी रहा है। क्यों? क्योंकि फ्रीक्वेंसी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा और फ्रीक्वेंसी ज़ीरो हुई तो समथिंग अपॉन ज़ीरो इज़ आपका बहुत ज़्यादा वेरी हाई वो देगा। तो ए आएगा। बोथ ए एंड आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन, ट्रू एक्सप्लेनेशन दे रहा है। एंड एसी शोज मैग्नेटिक इफेक्ट, बिल्कुल दिखाता है भाई। एसी वेरीज विद टाइम, दोनों सही है, बट इसमें कोई एक्सप्लेनेशन नहीं मिल रही मुझे मैग्नेटिक इफेक्ट की। उसके बाद सेक्शन सी में कह रहा है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज चार्ज इन द बैटरी कनेक्टेड। तो प्लेट्स को दूर कर दिया। तो हमने पढ़ा है कि कैपेसिटेंस होता है एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। तो यहाँ पे आपका जो है कैपेसिटेंस, ये डी बढ़ाने पे कैपेसिटेंस जो है वो घटेगा। कैपेसिटेंस घटेगा, नॉट इन द ऑप्शन, ये तो कट गया। अगर सी आपका घटेगा तो उससे जो है आपकी एनर्जी भी घटेगी। एनर्जी तो यहाँ पे आपका देखो सी घट रहा है। अब और भी चीज़ देखो, आपका चार्ज तो चेंज नहीं होगा क्योंकि आपका वो है फिक्स है क्यू, तो बैटरी हट गई। लेकिन आपका वोल्टेज जो है वो बढ़ेगी और वोल्टेज बढ़ने की वजह से ओवरऑल इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी भी आपकी बढ़ जाए। तो सेकंड एंड फोर्थ, ठीक है, सेकंड एंड फोर्थ। तो आपका यहाँ पे फोर्थ आंसर आ जाएगा, ये सेकंड एंड फोर्थ। ये कह रहा है मीटर ब्रिज दिखाया गया है, ध्यान से देख लो इसमें। तो इसके बारे में चार बातें हैं, देखो। व्हीटस्टोन ब्रिज मोस्ट सेंसिटिव, जब चारों सेम ऑर्डर के हों, सही बात है। बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज, सेल और गैल्वेनोमीटर, ये गैल्वेनोमीटर है, सेल आपस में बदल दिया जाए तो वही व्हीटस्टोन ब्रिज की ओरिएंटेशन बदल जाएगी। तो ये आपका गलत है। रेहोस्टेट, एक मिनट, इज़ डिस्टर्ब्ड, बदल जाएगी, मैं भी वही कह रहा हूँ, बदल जाएगी। तो मतलब ये भी सही है। उसके बाद रेहोस्टेट को पोटेंशियल डिवाइडर की तरह नहीं यूज़ किया जा सकता, ये गलत है। किरचॉफ ये एनर्जी कंजर्वेशन दिखाता है, सही है। तो रेहोस्टेट पोटेंशियल डिवाइडर की तरह यूज़ नहीं होता, ये वाला है। उसके बाद गैल्वेनोमीटर के ऊपर क्वेश्चन है, गैल्वेनोमीटर ऑफ रेजिस्टेंस जी शंटेड बाय एस ओम। कह रहा है जी पे एक एस ओम का लगा दिया, तो बताओ इसके साथ कितना आर लगाऊं मैं कि जो है ये ओवरऑल कोई फ़र्क ना पड़े, मतलब इसका कॉम्बिनेशन भी जी आना चाहिए। तो जी और एस सीरीज़ में है तो मल्टीप्लाई अपॉन जी प्लस एस और प्लस आर, ये बराबर होना चाहिए किसके, जी के। तो यहाँ से आर आ गया जी और उस तरफ ये जाएगा तो माइनस जी एस, ये आपका आ गया आर इज इक्वल टू जी माइनस एस अपॉन जी प्लस एस। एलसीएम लेंगे तो जी स्क्वायर प्लस जी एस माइनस एस अपॉन जी प्लस एस। तो यहाँ पे देखो कोई ऑप्शन मैच कर रहा है क्या? क्या कोई ऑप्शन मैच कर रहा है? यहाँ पे वही कुछ हुआ, जी प्लस एच है, ऊपर जी से माइनस किया है। तो क्या आना चाहिए भाई? यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ की है। फिर से देख लेते हैं। ये आर, दिस प्लस आर, एक मिनट, यहाँ जी एस था ना भाई, यहाँ ऑलरेडी जी एस था तो ये जी एस है, जी एस से जी एस कट गया, जी स्क्वायर बाय जी प्लस एस। तो जी स्क्वायर बाय जी प्लस एस, फर्स्ट ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। उसके बाद कह रहा है गैल्वेनोमीटर का 50 ओम रेजिस्टेंस है, 25 डिवीजन है, तो करंट इतने पे वो डिफ्लेक्शन दिखा रहा है एक डिवीजन की। तो मतलब 4 × 10⁴ पे एक डिवीजन दिखा रहा है और करंट सेंसिटिविटी होता है कि एक यूनिट पे कितने दिखाए। तो हम यहाँ निकाल सकते हैं कि जो वो है 1 एम्पियर के लिए कितनी डिवीजन आएंगी। तो 1/4 × 10⁻⁴
तो 10⁻⁻4, ये 0.25 इंटू 10⁻⁴, तो 2500, तो ओवरऑल 2500 डिवीजन चाहिए। अब वी एस को 1 करना है तो ये आता IS/R, तो एक रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे 2500 बनाना है हमें, इतनी बात क्लियर है। अब देखो 2500 बनाना है तो यहाँ पे गैलोमीटर का 50 पहले ही है, तो 2450 का सीरीज़ में और लगाना पड़ेगा, तो फोर्थ इज़ द राइट आंसर। ये है भाई आपका करंट सेंसिटिविटी जो है वो 35% बढ़ा दी, रेजिस्टेंस 3 फैक्टर बढ़ा दिया, तो वोल्टेज सेंसिटिव। तो वी एस होता है भाई देखो आई एस पहले से 135 कर दिया, 135/100 IS, और आर जो है वो R+3 कर दिया। तो यहाँ पे वी एस जब बता पाते जब ये आर जो मल्टीपल होता है, ट्वाइस, थ्राइस, हाफ, ये सब R+3 है, तो ये इनसफिशिएंट डाटा है, आप नहीं बता सकते कितना बढ़ेगा वोल्टेज। 2 गैल्वेनोमीटर ए एंड बी, एक को 3 मिली एम्पियर चाहिए, एक को 5 मिली एम्पियर, सेम डिफ्लेक्शन बनाने के लिए। तो भाई ज़्यादा करंट में सेम डिफ्लेक्शन, कम करंट में सेम डिफ्लेक्शन, तो मतलब ये ज़्यादा सेंसिटिव है, तो ए इज़ मोर सेंसिटिव देन बी, ये आपका यहाँ पे आ जाएगा। तो ये था भाई आपका एक कंप्लीट मॉक पेपर 1। ऐसे ही आपका 1 से 2 मॉक और आएंगे एग्ज़ाम से पहले, तो उनको देखो, आपकी तैयारी हो जाएगी, सारे कंसेप्ट रिवाइज हो जाएंगे, आप ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करोगे। ठीक है, बस आपको करना क्या है, अपने सभी क्लासमेट्स के साथ इस वीडियो को शेयर कर देना है, सबका भला होना चाहिए भाई। ठीक है, तो थैंक यू देखने के लिए, लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और आपको वीडियोस मिलती रहेंगी। आप जितना ज़्यादा सपोर्ट करोगे आपको उतनी ज़्यादा चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलेंगी, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी चीज़ें आ रही हैं। ठीक है, फिर भी कोई डाउट है इससे रिलेटेड या उससे रिलेटेड तो आप बता सकते हो, नीचे इंस्टाग्राम का हैंडल है, उस पर फॉलो कर सकते हो, टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो, आपको सारी चीज़ें आपके सामने कमेंट कर सकते हो। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम।